अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। कुछ गर्मा गर्म मामलात हैं जो मुसलसल कौमी सियासत में ज़ेर बहस हैं। अब उन मामलात ने या उस बहस ने नई शक्ल अख्तियार कर ली है। नए सूबों की बहस थी, अब उसको एक नया रुख देने की कोशिश की जा रही है। वो क्या रुख दिया जा रहा है और क्या मामला है, उस पर बात होगी। साथ साथ कल फैसला कुन दिन है, कल फैसला हो जाएगा कि हुकूमत किसकी बनेगी। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के मामलात जो हैं वो इंतहाई कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने 9 जून की कॉल दे रखी हुई है और हुकूमत ने ऐलान किया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। 36 में से 35 मुतालबात मान लिए गए, तो एक मुतालबा ना मानने पर लॉकडाउन क्यों, ये सवाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से और इस्लामाबाद की तरफ से भी। तो उस मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन एक और मामला जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है माहौलियाती तब्दीली और उसमें हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं मुसलसल, क्योंकि जो गर्मी है इस बार जो आई है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए हैं। यानी 52 डिग्री तक गर्मी चली गई, जिसकी फील 55-56 महसूस की गई। तो उसका कैसे हल निकाला जा सकता है, उसका तोड़ क्या है, वीडियो के आखिर में मैं उस पर भी बात करूंगा। आगाज़ कर लेते हैं जी। जो नए सूबों का मामला है उससे एक मुहिम चलाई गई और उस मुहिम को चलाने वाले जो थे कुछ नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स थे। एक होते ना नॉन स्टेट एक्टर्स, एक होते नॉन पॉलिटिकल और नॉन स्टेट एक्टर्स। उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी। ख़ास तौर पर एक टीवी चैनल के मालिक हैं मियां आमिर महमूद साहब, उन्होंने एक काम शुरू किया था कि पाकिस्तान में कोई 30 से ज़्यादा सूबे होने चाहिए। उसके बाद फिर ये बहस टीवी चैनल्स पर भी आई और फिर ये भी दावा किया जाता रहा कि जी 27वीं तरमीम में नए सूबे बनाए जाएंगे। फिर ये दावा किया गया कि जी 28वीं तरमीम जो अब मुजवज़ा है, जिसकी जो अभी तक उसका ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया, लेकिन जिस पर बहस चलती रही वो ये कि जी नए सूबे बनाए जाएंगे या कम अज़ कम कराची को और गवादर को वफाकी तहवील में लिया जाएगा, वफाकी टेरिटरी डिक्लेयर किया जाएगा। तो ज़ाहिर उसको गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद चाहता है कि वो गवादर को और कराची को वहाँ से बैठ कर चलाए और इस्लामाबाद की जो सूबों के वसाइल के ऊपर नज़र है। तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहकर उस जो एक गुफ्तगू थी जिसमें कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी खुद इसमें अब आमादा हो गई है या पीपल्स पार्टी जो है वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी, उसको तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो एक तरह से रद्द कर दिया। तो उसके बाद एक नई चीज़ सामने आई है, वो ये है कि जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो मान गए हैं। उन्होंने और फार्मूला निकाला, यानी जो सिंध की तकसीम है या सिंध में ज़्यादा सूबे बनाने का जो मामला कहा जा रहा था कि 3 सूबे बनेंगे, एक कराची का होगा और एक वस्ती सिंध और एक जनूबी सिंध, ये 3 सूबे कहा गया कि जी बनाए जाएंगे और ये फार्मूला है। तो अब कहा जा रहा है कि नहीं, सदर साहब ने कहा कि नए सूबे ना बनाएं, इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम करें। अब वो इंतज़ामी यूनिट तो पहले ही मतलब सिंध में जितने डिवीजन्स हैं वो इंतज़ामी यूनिट्स ही हैं। इंतज़ाम क्या होता है कि जी आप एक सूबे के अंदर डिवीजन्स के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर तहसील के अंदर फिर यूनियन काउंसिल। फिर अगर बल्दियाती निज़ाम है तो उसमें, या अगर जमहूरी निज़ाम है तो सूबाई हुकूमत के बाद फिर बल्दियाती सिस्टम। उसमें भी ये है कि बड़े शहरों में मेयर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं तो, या फिर अपना म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, चेयरमैन होंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी, फिर नीचे टाउन काउंसिल्स होंगी और टाउन काउंसिल्स के नीचे यूनियन काउंसिल्स होंगी। तो वो सिंध में पहले ही निज़ाम मौजूद है। तो जो नया फार्मूला बताया जा रहा है कि ज़रदारी साहब ने दिया है कि जी सिंध को आप 6 इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम करें, कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद। यानी ये जो 6 डिवीजन्स हैं, इन डिवीजन्स को आप इंतज़ामी यूनिट बना लें। आगे खदो ख्याल क्या है ये अभी तक सामने नहीं है। ये दावा कर रहे हैं हमारे दोस्त हैं, ARY कराची के ब्यूरो चीफ हैं लाला असद पठान साहब, उन्होंने दावा किया है ARY TV पर बैठकर। और ARY TV का इन दिनों तारुफ जो है वो मुसलसल एक प्रोपेगेंडा लेकर वो चल रहे हैं
कामरान खान साहब जब से वहाँ गए हैं तो वो एक ख़ास जहनीत के साथ इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि वो शुरू से ही करते आ रहे हैं। लेकिन इस खबर में फिर मैंने ज़रा खंगालने की कोशिश की कि इसमें है क्या, तो मुझे तो कुछ पता नहीं चला। लेकिन इंतज़ामी यूनिट्स के खदोखाल क्या होंगे? क्या वो एक अलग असेंबली होगी इन तीनों की, अलग वज़राए आला होंगे, या फिर ये इंडिपेंडेंट बल्दियाती इदारे होंगे? अगर तो ये बाख्तियार बल्दियाती इदारे हैं फिर तो ज़बरदस्त, फिर तो बहुत अच्छा है। बल्दियाती इदारे जितने बाख्तियार होंगे, जितना MNA MPA जो है वो लोकल लेवल के जो ये तरक्याती मंसूबे हैं उनसे दूर रहेंगे, उतना लोगों को फ़ायदा होगा, उसमें कोई शक नहीं है। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किसी ज़माने में डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस का या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट दिया था, बाद में उसको मुशर्रफ साहब ने थोड़ा सा रिफ़ाइन करके या थोड़ा सा तब्दील करके, जो मुशर्रफ साहब का 2000 जनरल परवेज़ मुशर्रफ का 2002 वाला बल्दियाती निज़ाम था, वो उसी से ही तकरीबन मिलता जुलता था जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद चाहती थी, लेकिन फिर उनकी हुकूमत उस तरह रह नहीं पाई थी, तो वो उस पर अमल नहीं हुआ था। तो ये अब एक नई बहस है, अब इसमें देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है। लेकिन एक और चीज़ मैंने नोटिस किया गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से, ख़ास तौर पर जब से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का ऐलान हुआ या इंतखाबी मुहिम शुरू हुई, तो कराची को फोकस किया गया। एक इंतखाबात थे जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए थे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किसी भी इंतखाबात में पहली जो अवामी जलसे किए थे या पहली इंतखाबी मुहिम थी उनकी सियासी ज़िंदगी की, तो उस वक्त मुझे याद है कि कराची से अचानक कचरे के ढेर नमूदार होना शुरू हुए। मैं ये बात करने का मतलब ये कतई नहीं है कि कराची में हालात कोई बहुत अच्छे हैं, नहीं, वहाँ मसाइल हैं, वहाँ पानी का मसला है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, वहाँ पर लोगों को जो शहरी सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं है लोगों के पास। आजकल बिजली का बहुत बड़ा बहरान है, वहाँ पर कई कई घंटे बिजली नहीं होती कई कई इलाकों में। तो कराची के मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये अचानक एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से वो सामने आई है, ये सारी कैंपेन। यानी मैं देख रहा था एक रफ्तार नामी यूट्यूब चैनल है, वो हो गया, एक नैरेटिव नामी यूट्यूब चैनल है, वो हो गया, फिर ARY है, और फिर कुछ ख़ास तरह के अकाउंट्स वो एक्टिव हो गए। और फिर ज़ाहिर है, और बजा तौर पर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने फिर गिलगित में कहा कि भाई आप लाहौर को भी देखें, कराची को भी देखें, उसके बाद फैसला करें किसको वोट देना है। ज़ाहिर है कराची से लाहौर कई गुना बेहतर है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, सेहत के हिसाब से देखें तो कराची के करीब भी लाहौर नहीं भटकता। लेकिन ज़ाहिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआवजना करें तो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अमन अमान का मुआवजना करें तो लाहौर का अमन अमान बहुत अच्छा है। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैंपेन चलिए। अब आगे आने वाला है आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा ये कैंपेन जो है ज़ोर पकड़ेगी, और फिर जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उसी तरह मामलात चलते रहेंगे। तो बहरहाल ये चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी। और उसके अलावा जो दूसरा मामला था गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का, कल आखिरी जलसे हो गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गिलगित शहर में पोलो ग्राउंड में वहाँ पर जलसा किया, बड़ा अवामी हजूम था। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने स्कर्दू में जलसा किया, बहुत बड़ा अवामी हजूम था। अब कल यानी इतवार को लोग फैसला करेंगे कि किसकी हुकूमत बननी है, या इतवार को पता चल जाएगा कि किसकी हुकूमत बननी है। शायद लोगों के हाथ में फ़ैसला करने का कभी अख्तियार होता है, कभी नहीं होता। तो इस बार भी शायद लोगों का फ़ैसला जो हो वो कबूल किया जाए या शायद ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इंतखाबात हमेशा मशकूक ही रहते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो एडवांस में कह रहे हैं कि जी हम गुज़िश्ता इंतखाबात में हमारी 9 सीटें छीनी गई थी, इस बार भी अगर ये कोशिश की जाएगी तो हम उसकी मज़ामत करेंगे उसकी। और तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं देखिए हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बहरहाल जो भी है फैसला कल हो जाएगा किसकी हुकूमत होगी। और उमूमन ये होता है कि जो इस्लामाबाद में बैठा होता है, यानी जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, वही पार्टी गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाती है। तो फैसला कल हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। कराची के हवाले से मुझे याद आया कि जो लोग चाहते हैं कि कराची को वफाक के हवाले करें, फारूक सत्तार साहब हो गए,
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दूसरी लीडरशिप हो गई, कुछ कराची के सनतकार हैं, ताजिर हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी ख़ास तौर पर आरिफ हबीब साहब या दूसरे हैं वो भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गए हैं। ख़ास तौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पीपल्स पार्टी के का साथ दे रहे हैं या हुकूमत का साथ दे रहे हैं। वहाँ पर पीपल्स पार्टी हम नहीं कह सकते, लेकिन हुकूमत का साथ दे रहे हैं। लेकिन वो एक पॉलिटिकल जो ख़ास तौर पर एक तासुब की नज़र से हर चीज़ को देखने वाले लोग, यानी गवर्नेंस अगर ठीक नहीं तो कराची को वफाक के हवाले कर दो। तो बजट आ रहा है जी, पता चल जाएगा कि कराची को वफाक या मजबूरी तौर पर सिंध को वफाक अपने तरक्याती प्रोग्राम में या अपने फंड्स में से क्या देता है, हाईवेज़ में क्या देता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि प्योरली फेडरल है, जिसका यानी बराह रास्त सिंध को तो उसका उस तरह कोई फ़ायदा नहीं होगा। कराची से ट्रेनें अगर जाती हैं पेशावर तक तो पूरे मुल्क के लोग सफ़र करते हैं और सबसे ज़्यादा सफ़र जो है ज़ाहिर है बड़े सूबे के लोग करते हैं उसमें। या अगर रेलवे का निज़ाम बेहतर होता है पोर्ट से लेकर अपना शुमाली इलाकों तक, तो ज़ाहिर पूरे मुल्क को फ़ायदा होता है। तो उसमें कितना जो है वो मंसूबे रखे जाते हैं, कहाँ कहाँ के रखे जाते हैं। इवन कराची हैदराबाद मोटरवे, सखर हैदराबाद मोटरवे, उसके लिए क्या रखा जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कराची की बात करें तो पता चल जाएगा कि जी कराची के लिए मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत, जिनसे मुतालबा किया जा रहा है कि जी कराची को वफाक के हवाले करें, और इत्तेहादी मुतालबा कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले, तो पता चल जाएगा कि वो कितना एक वफाकी हुकूमत जो है वो दिल खोल कर कराची के लिए फ़ंड्स मुख्तस करती है। अच्छा जी, अब आज़ाद कश्मीर का मामला है। आज़ाद कश्मीर की जो एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, तो उन्होंने तो तय किया हुआ है कि वो हर सूरत 9 जून को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और आज़ाद कश्मीर को हर तरफ से बंद कर देंगे। हुकूमत ने वहाँ पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है उन्होंने फ़ोर्स तलब कर ली है इस्लामाबाद से 14,000 के करीब, जिसमें FC भी है, जिसमें रेंजर्स भी हैं, जिसमें सिंध पुलिस भी है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस भी है। तो पता चल जाएगा कि वो कितना कामयाब होते हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने जो अपनी मुतबादिल हिकमत अमली बताई है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर एक बयान जारी किया है कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च से पहले एक्शन कमेटी की जो मरकज़ी क़यादत है वो गिरफ़्तार कर ली जाए। लिहाजा लोग प्रोग्राम के मुताबिक, जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है उसके मुताबिक निकलें, और जब लोग मुत्तहद होकर निकलेंगे तो रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे और आप मुजफ्फराबाद पहुँचें। और ज़ाहिर है वहाँ के जो वज़ीर आज़म या वहाँ की जो हुकूमत है फैसल मुमताज़ राठौड़ की, उन्होंने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि माजी का तजुर्बा अच्छा नहीं है तो हालात वहाँ पर ख़राब हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा हुकूमत हो या अवामी एक्शन कमेटी, उन दोनों को कम अज़ कम वहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना चाहिए और कोई भी हट धर्मी पर ना रहे। यही रियासत आज़ाद कश्मीर के लोगों की और रियासत के हक़ में होगा, इवन पाकिस्तान के हक़ में होगा। अच्छा जी, अब मैं आए रोज़ कुछ वीडियोज़ देखता हूँ, ख़ास तौर पर अपने इलाके की। मेरा ताल्लुक़ जोही से है, ज़िला दादू है, बलूचिस्तान के बिल्कुल संगम पर हम बैठे हुए हैं, और वो बारानी इलाका है ज़्यादातर हमारा, रेगिस्तानी इलाका है एक तरह से, काछू या पहाड़ी इलाका है या रेगिस्तानी इलाका है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे, पीलों का दरख्त जिसको पंजाबी में वर्ण कहते हैं, सिंधी में जाल कहते हैं, सराइकी में जाल कहते हैं, सिंधी में जार कहते हैं। वो था जंड का एक दरख्त जिसको सिंधी में कंडी कहते हैं, सिंधी और सराइकी में। वो दरख्त थे, फिर पूरे जंगलात थे। लेकिन वहाँ ये जो आरा मशीन माफिया है या ये जो लकड़ी का कारोबार करने वाले हैं और ख़ास तौर पर जो ईंटों के भट्ठों वाले हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों जो ट्रॉलियाँ या वो ट्रकें हैं वो काट काट कर लेकर जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 52 डिग्री तक वहाँ टेम्परेचर गया था, फील लाइक 56-57। कल की खबर यह है कि हैदराबाद में 42-40 डिग्री गर्मी थी
और फील लाइक 50। अब हैदराबाद हवाओं का शहर है, दरियाए सिंध के किनारे पे वाक़ शहर है, और हैदराबाद के चारों तरफ बागात हुआ करते थे, आम के बागात। हैदराबाद शहर में अगर आप दाखिल हों तो आपको शाज़ो नाज़िर कोई दरख्त नज़र आएगा, अगर नज़र आएंगे भी तो वो जो कोनो कार्प है, माहौल दुश्मन दरख्त, जो गर्मी कम नहीं करता, गर्मी बढ़ाता है। ठंडी सड़क है हैदराबाद की एक। तो मैं जब हैदराबाद में होता था 95 तक, तो उसके ऊपर यानी 3 दरमियान में डिवाइडर में और दोनों तरफ सड़क के नीम के दरख्त होते थे, श्री के दरख्त होते थे, मकामी दरख्त अमरतास के दरख्त होते थे। और उसको ठंडी सड़क इसीलिए कहा जाता था कि उसके ऊपर धूप ही नहीं आती थी, इतने घने दरख्त होते थे। फिर 2002 के बाद जो बलदियाती निज़ाम आया, जिसमें कराची में भी जो इंडिजीनियस दरख्त थे, इस धरती के दरख्त थे, देसी दरख्त थे, वो काट कर कोनो कॉप्स लगा दिया गया था कि जल्दी उगता है। तो हैदराबाद के साथ भी ये हशर हुआ। तो अब उन दरख्तों की वजह से और नीम के ना होने की वजह से जो वहाँ पर गर्मी को रेजिस्ट करता है, उस दरख्त के ना होने की वजह से गर्मी अगर 40 है तो महसूस 50 होती है, 45 होती है, शिद्दत बढ़ जाती है गर्मी की। तो पहली बात यह है कि कोनो कॉप्स जो है उसका सफाया किया जाए और उसकी जगह देसी दरख्त लगाए जाए। बेले उजाड़े गए जी, जंगलात उजाड़ दिए गए। दरिया सिंध के दोनों तरफ घने जंगलात हुआ करते थे, सारे के सारे काट दिए गए। अब हम इस शदीद तरीन मौसमी तब्दीली और ये गर्मी से कैसे बच सकते हैं? एक ही तरीका है, दरख्त लगाएं। मैं तो कहता हूँ कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, हुकूमत है, वो हर शहर में जो दुकानें हैं, जिस दुकान के आगे गुंजाइश है दरख्त लगाने की, तो उनको कहें कि जी आप एक दरख्त पालें। जो दरख्त नहीं पालेगा दुकान सील कर दें। नीम का दरख्त पालें, पीपल का दरख्त पालें, श्री का पालें, बेरी का पालें, किक्कर का पालें। ये दरख्त आप लगाएं, उगाएं, ताकि जो गर्मी का मुकाबला किया जा सके। हमारे शहर जो है, छोटे छोटे शहर कंक्रीट का जंगल बनते जा रहे हैं। आजकल कराची की एक तस्वीर बहुत वायरल है, एरियल व्यू है शहर का, नीचे नज़र डालें तो आसमान को छूती हुई इमारतें हैं और ज़मीन पर एक दरख्त भी नहीं है। तो जब हम कंक्रीट के अंदर रहेंगे तो गर्मी जो होगी, अगर बाहर 30-35 होगी तो वो तो तंदूर बन जाएगा घर, उसके अंदर वो फिर 2 गुना ज़्यादा महसूस होती है। तो दरख्त उगाएं और मुकाबला करें गर्मी का। यही एक ही रास्ता है। और ये एयर कंडीशन जो सब कुछ लगा ले, लेकिन ये फिर बाहर हीट ही छोड़ते हैं, इनका आउटर जो होता है, तो इसका फिर माहौलियात के ऊपर असर होता है। तो मैक्सिमम दरख्त लगाएं। एक बड़ा सोशल मीडिया पर एक जुमला चलता है कि जी छाँव में हर कोई बैठना चाहता है लेकिन दरख्त कोई नहीं लगाता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।